लड़ाई पाकिस्तानी आर्मी के साथ है, मेरी लड़ाई आईएसआई के साथ है। कहा कि 5 कोर है कराची में, आप पैसा दें उनको, जो हायर्ड किलर्स हैं मोटरसाइकिल में जो शूटर हैं कराची के, आप उनको बोलें कि एक मेजर को या कर्नल को इतने इतने रुपए, 5-10 लाख रुपए, पैसे हमारे पास बहुत हैं, इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू सो मच मेजर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या सिचुएशन है इस वक्त कोरोना की इंडिया में, और आप कहाँ पे हैं और कैसे आपके दिन और रात कैसे गुजर रहे हैं? अदर साहब, ऐसा है कि इंडिया में तो सिचुएशन ये है कि थोड़ी सी जितना हम होप कर रहे थे उससे हल्की सी बेहतर हो गई है, क्योंकि बहुत अर्ली लॉकडाउन कर लिया था और काफी हद तक हिंदुस्तान में एक्चुअली काफी लोग ये समझ नहीं पाते कि बहुत ज्यादा बड़ा मुल्क है, सबकॉन्टिनेंट भी कहते हैं इसको, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, क्योंकि 130 करोड़ लोग हैं यहाँ पे। और सब आप जानते ही हैं, मुल्क छोटा हो या बड़ा, सारे लोग एक जैसे नहीं सोचते, सबकी अपनी अपनी राय है। और हिंदुस्तान में तो शोर बहुत है, फिर मतलब ये कुछ बोलता है, ये कुछ बोलता है, तो सबको एक लाइन पे लाना मुश्किल है। लेकिन हमने अच्छा करा कि शुरू शुरू में ही हमने ये डिसीजन ले लिया कि लॉकडाउन करो, तो उससे थोड़ा सा फायदा हो गया हमको। ट्रेंड सोल्जर, ऑब्वियसली आप यू आर बेटर इक्विप्ड देन ए सिविलियन, के डिसिप्लिन भी आप हैं, आप हुकूमती हदायत पे भी अमल कर लेंगे। सो फॉर यू मे बी आम बंदे की हाँ जी, वो हमें फौज में कहता है ना कि राय नहीं होती, हुक्म होता है। हुक्म राय होता नहीं है, हुक्म होता है, तो हमें हुक्म मिला, हम चुपचाप बैठ गए। अभी बस स्टूडियो से घर, घर से स्टूडियो, बस वो मास्क लगा के यही करना है हमने। पूरी दुनिया में कोरोना जिस तरह है और हर जगह पे उससे लोग परेशान भी हैं, अब इंडिया में कोरोना पहुंचा तो आपने कोरोना को मुसलमान बना दिया और उसको जवाब बना के आप लोगों ने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो मुस्लिम्स का नहीं, इसमें क्या है कि तबलीगी जमात का ज्यादा मामला है कि तबलीगी जमात वालों ने क्या करा कि हजारों की तादाद में ये लोग जमा हुए, और उस समय हम भी ये सोच रहे थे कि कोरोना वायरस ये है क्या, क्योंकि इंडिया में जैसे अभी, अमेरिका में तो अभी तक समझ नहीं आई, वो ट्रंप अभी भी कंफ्यूज है बेचारा कि क्या करना है। यहाँ पे क्या हो गया अतर साहब कि इंडिया में फिर वो लोग जब वहां से भागे, तो उनका जो मौलाना साद, जो उनका हेड है निजामुद्दीन मरकज का, वो गायब हो गया। उसकी 2-3 रिकॉर्डिंग सामने आई। मैं आपको बताता हूँ इसकी इब्तिदा कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई। मौलाना साहब सामने आया तो उसने लोगों को बोला कि साहब, मस्जिद एक पाक जगह है और अगर आपकी डेथ भी हो जाती है यहाँ पे तो आप मस्जिद के अंदर मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुद वो भाग गया, खुद आइसोलेशन में चला गया, क्वारंटीन में चला गया, अपना इलाज विलाज उसने फिट करवा दिया। पे हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है अतर साहब, वो चाइना से ज्यादा है। एज फार एज पॉपुलेशन डेंसिटी इज कंसर्न, आई थिंक इंडिया की दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है जी, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप सीधा अस्पताल जाइए और सेल्फ क्वारंटीन हो जाइए। सब बातें सही होंगी, लेकिन इसको बहाना बना के इंडिया में तो करोड़ों मुसलमान आबाद हैं और पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं, तो पूरी एक आबादी के सेक्शन को उसका इल्जाम देना चाहिए। यहां तक कि अब ओआईसी जो 3 मुसलमान मुल्क हैं, उन्होंने भी इंडिया से मुतालबा किया है कि मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इस पे आप नजरसानी करें। तो यकीनन सब लोग तो गलत नहीं हो सकते मेजर साहब कि सरकार ने कभी ये नहीं बोला कि सारे के सारे मुसलमान गलत हैं। ऐसा आपको मोदी का या अमित शाह का या किसी भी बड़े लीडर का, राइट, हिंदुस्तान में भी लोग हैं, जैसे पाकिस्तान में लोग हैं, अमेरिका में लोग हैं, जो एक व्यू फॉलो करते हैं, जो सोशल मीडिया पे जिनकी फॉलोइंग है और जो कह देते हैं कि साहब ये मुसलमान फैला रहे। आपको गवर्नमेंट का ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है कि गल्फ में, मैं आपको बताता हूं, ये लोग भी ना मुनाफिक लोग हैं, ये गल्फ वाले ना, मिडिल ईस्ट वाले मुनाफिक लोग हैं। आप लोग कहते हैं रब्बुल आलमीन कहते हैं, है ना, इन्होंने रब्बुल मुस्लिमीन बना दिया। कैसे? जब दूसरी कोई रिलीजन का बंदा खतरे में होता है कभी अपनी आवाज नहीं उठाते, फिर ये कहते हैं इस्लामोफोबिया हो गया। अब एक बात आपके पाकिस्तान का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि मुस्लिम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इमरान खान को, आपने भी सुना होगा। मुस्लिम ऑफ द ईयर का आया था, पिछले साल मिला था, इस साल मिला था, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। ये मुस्लिम ऑफ द, आपने कभी सुना है हिंदू ऑफ द ईयर? समय नहीं होगा इसमें, ना ये टॉपिक है, बट कभी हम लोग एक वीडियो करेंगे आपके साथ, ये पूरा इसको मैं जोड़ूंगा सीए के मसले से, बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ था पाकिस्तान में, बड़ा बोला। इसका आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स भी भिजवाए थे और वो डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े भी हैं, तो उसके ऊपर हम पूरा एक करेंगे सेशन, ताकि जो है बिल्कुल क्लियर नहीं हो, क्लियर हो। अच्छा, यहाँ पे आपने जिक्र किया कि ये मिडिल ईस्ट की जो अरब रियासतें हैं या मुसलमान रियासतें हैं, ये इसको स्टेयर अप करने की कोशिश कर रही हैं। मसला ये है कि अगर हम हिंदुस्तान के अंदर देखें तो वेस्ट बंगाल को सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लेटर गया, जो नोटिफिकेशन गया कि वहां पे कर्फ्यू नाफिज किया जाए और उन एरियाज में जहां पे मुसलमान ज्यादा हैं, तो ममता बनर्जी ने भी उसको, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, पाकिस्तान के लोगों के लिए बताऊंगा जो वजीर आला है वहां की,
उन्होंने भी उस पे जो है बड़ा एहतजाज किया। तो ये नहीं है कि सिर्फ बाहर के लोग कर रहे हैं, इवन के इंडिया के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। ये लेटर, अगर ये लेटर में ये लिखा है कि मुसलमानों को क्वारंटीन करो और उनको बंद कर दो, ये मोदी सरकार ने सिर्फ वेस्ट बंगाल में क्यों भेजा? उनसे कहीं ज्यादा मुसलमान, इतने ही तो मुसलमान केरला में भी हैं। केरला में, साउथ इंडिया में बहुत मुसलमान है, तमिलनाडु में बहुत मुसलमान है। हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे मुसलमान नहीं है? अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूं। प्रॉब्लम यह है कि ममता बनर्जी और इसके पहले जो लेफ्ट विंग की रेजिम थी, वहां पे बांग्लादेश का बॉर्डर लगा है, राइट? और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो जंग हुई थी, 1971 की जंग हुई थी, जिसमें बांग्लादेश बना था ईस्ट पाकिस्तान, उसमें सबसे बड़ा एक ये भी कारण था कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, जो कि इलीगल एलियंस हैं वहां पे, उनका कोई हिसाब ही नहीं है। और यहाँ पे ये हो सरकारों ने सकता क्या है कर रखा है? कि इनमें वो लोग भी हों जो मुक्ति बानी आप लोगों ने तैयार करके भेजी थी। ये बहुत सारे इश्यूज तो बहुत अरसे से इंडिया में भी हैं, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं, पर अब क्या वजह है कि ये सारी चीजें सरफेस पे आ रही हैं? लिंचिंग इंडिया में हुई, इस्लामोफोबिया फैला, वर्ड्स लाइक कोरोना जिहाद ट्रेंडिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और इतना ये जो नफरत का एटमोस्फेयर है, लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ वोट लेने के लिए जो जो डिवाइसिव किस्म की पॉलिटिक्स खेली है, ये इंडिया की, आपके अपने मुल्क के लिए ठीक नहीं है। अदर साहब, दो बातें हैं। कोई मोदी का एक बयान दिखाए, कोई भी बयान, मोदी का एक बयान दिखाए। हो सकता है कुछ लोग हैं बीजेपी में बेवकूफ टाइप के जिन्होंने अहमकाना बयान दिए होंगे, एंड आई बिलीव वन और टू शुड बी टेकन टू टास्क। मतलब मैं इसमें कोई वर्ड्स मिन्स नहीं करूंगा। मोदी साहब ने एक बयान दिया हो, एक बड़ी फेमस उनकी स्पीच है जहां पे अजान है पीछे से और उन्होंने स्पीच रोक दी। बोला अजान चल रही है, अजान खत्म होने के बाद खड़े रहे चुपचाप, पूरी भीड़ खड़ी रही 5 मिनट, अजान खत्म हुआ तब उन्होंने स्पीच दी। की बात समझ रहा हूं, पर इल्जाम यह है कि मोदी जी ने खुद तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अपनी वोटर बेस को अपीज करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में किरदार अदा किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को रोक लिया कि हंगामों को जाके ना रोको, तो वो खुद तो कुछ नहीं करते, पर उनको, उनकी जो वोटर बेस है वो जो हरकतें करती है, मोदी जी उसको रोकते नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ने उनको वीजा नहीं दिया, बरतानिया ने मोदी जी पे पाबंदी लगा दी थी जब वो वजीर आला थे गुजरात के। तो कुछ ना कुछ तो है ना मोदी जी में। अब तो ऑब्वियसली वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो अमेरिका भी आपका दोस्त बन गया और बरतानिया भी दोस्त बन गया, बड़ी इकोनॉमी है आप। नहीं साहब, मैं बताता हूं आपको। 2012 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें यह बोला था कि, मैं आपको इसमें ना कभी ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं कहना चाहता, बट सच्चाई कुछ अलग है। अच्छा चलिए बता ही देते हैं साहब, क्या दिक्कत है, इतनी पुरानी बात है क्या? देखिए साहब, अतर साहब देखिए, ऐसा है, बात यह है कि मोदी जी जब पहली बार एमएलए बने थे ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात, पहली बार एमएलए बने थे, वो पहली बार एमएलए बन के ही चीफ मिनिस्टर बन गए। जब पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते ही प्राइम मिनिस्टर बन गए। देखिए, तो बंदे की किस्मत लेकर आया, उसका हो गया ऐसे, और हिंदुस्तान जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में बनना। देखिए, जब ये दंगा शुरू हुआ था ना, 2002 गोधरा की बात कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुई थी वहां पे, बात ये थी कि वहां पे मोदी ने सेकंड डे या थर्ड डे पे ही कॉल्ड आउट द आर्मी। ही सेड कि जी क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूं। ये इंटरनल पावर स्ट्रगल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बीजेपी है, बीजेपी बिलीव्स इन हिंदू नेशनलिज्म। बीजेपी का एक कॉन्सेप्ट है मोदी जी देखें, मोदी जी भी तो उसी नर्सरी से गुजर के आए ना, जो नजरियाती, जिसको आइडियोलॉजिकल नर्सरी कहते हैं, आरएसएस और उनसे बहुत करीब है। तो एक बंदा जब पूरे सिस्टम से गुजर के आए, तो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर वो चीजें रह जाती हैं। उनकी पहचान तो वही है ना। अब लिबरलिज्म तो मोदी का पहचान नहीं है। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मोदी साहब एक नर्सरी से गुजर के आए हैं, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, और उनकी सोच ओवरनाइट नहीं बदल सकती, ये भी आपकी बात वाजिब है। लेकिन अभी तक एक बात बताइए, मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, मोदी ने ऐसा क्या करा जो एंटी मुस्लिम है? देखें, लोग उसका आर्ग्यूमेंट लोग ये दे रहे हैं कि जो इस वक्त भारत की स्ट्रीट्स पे हो रहा है, और इंटरनेशनली द इकोनॉमिस्ट क्या लिख रहा है आपके बारे में, आप खुद देख रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेस क्या लिख रहा है। इंडिया यूज्ड टू बी द डार्लिंग ऑफ वेस्टर्न प्रेस, और पाकिस्तान यूज्ड टू बी द बैड बॉय जो हमेशा गलत हरकतें करता था। अब क्या हुआ है कि ऑल ऑफ सडन हर जगह पे इंडिया की नेगेटिव जो चीजें हैं वो सामने आ रही। तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग समवेयर, मेजर देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपने बिल्कुल सही जगह नब्ज दबाई है। मैं आपको बताता हूं व्हाट इज रॉन्ग। एक हमारा सेक्शन है मीडिया का,
लेफ्ट लिबरल मीडिया का है, जिसको पुरानी सरकारों ने बहुत पाल पोस के, जो सरकारों को हम लोग इंडिया में कहावत है, हिंदुओं में खासतौर से कामधेनु गाय बोलते हैं, जो हर समय जिसको कहते हैं पैसा निकलता रहता है, दूध निकलता रहता है। दैट इज हाउ दे वर नर्चर्ड, पीपल ऑफ द प्रेस। इनको पसंद नहीं आते मोदी जैसे लोग। मोदी जैसे लोग साहब इनको हजम नहीं होते। मैं बताता हूं, आपने आइडियोलॉजी की बात करी, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करी। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 10 मीटिंग में गया हूं, मैं बोलता हूं आपको, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैंने 10 बार उनकी मीटिंग्स में लेक्चर दिया और एक बार मैंने वहां पे किसी भगवान की फोटो नहीं देखी, मैंने एक बार हिंदू धर्म का चर्चा नहीं देखा। अब मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या है, आरएसएस है क्या। ये आपके जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आरएसएस है क्या। आरएसएस, दे हैव अ डेफिनेशन ऑफ इंडिया। आप किसी भी आरएसएस की मीटिंग में जाएंगे, भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़ते। जो हमारे हिंदुओं के भगवान हैं, राम हैं या शिव जी हैं या और भी हमारे भगवान हैं, उनके सामने आरएसएस वाले हाथ नहीं जोड़ते। दे वर्शिप इंडिया। आप किसी भी आरएसएस के बड़ा फंक्शन में जाएंगे, इंडिया का मैप, जिसको अखंड भारत बोलते हैं, जिसमें शामिल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो एक जमाने में हुआ करता था, अखंड भारत, ये अखंड भारत के सामने माथा टेकते हैं, जिसको कहते हैं सजदा करना। जी, अच्छा, वो आरएसएस यही चाहती है ना कि जो पार्टीशन हुई मदरलैंड की या जो इंडिया की, उसको अब किसी तरीके से रिवर्स किया जाए। क्या आरएसएस ये चाहती है कि आपने खुद अभी कहा कि उनका जो नक्शा है अखंड भारत का, जो ख्वाब है, तो अभी भी उनकी यही है, उनकी मेन पॉलिसी यही है कि हम अखंड भारत वापस देखना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हो और अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हो? देखिए, जहां तक अखंड भारत की बात है, इट इज नॉट जस्ट द आरएसएस, अ लॉट ऑफ इंडियंस बिलीव इन अखंड भारत। इसका मतलब ये नहीं कि कल हम लाहौर पे चढ़ दौड़ेंगे या हम काबुल पे अपने टैंक भेज देंगे, इसका मतलब ये नहीं है। बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछें क्या मैं अखंड भारत में विश्वास करता हूं, हाँ मैं अखंड भारत में विश्वास करता हूं। क्या मुझे हिंदू होने पे गर्व है, प्राइड है? हाँ, मुझे हिंदू होने में बहुत गर्व है। लेकिन मेरा धर्म मुझे ये नहीं कहता कि मैं किसी को छोटा करूं या छोटा दिखाऊं या किसी को अलग करूं। अच्छा, अखंड भारत की इसमें बात मेजर जी, गौरव आर्या, इसमें यहाँ पे यही बात आती है मेजर साहब के लोग, फिर जो आर्ग्यूमेंट आता है कि जब आप जी, अखंड भारत में बिलीव करते हैं तो फिर पाकिस्तान की क्रिएशन को आप लोगों ने दिल से तस्लीम नहीं किया, तो इस वजह से हर वक्त कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढते रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये जो पार्टीशन है इसको खत्म किया जाए। सॉरी, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है मेजर साहब, मैं आपके ऊपर आना चाहता हूँ। मोदी जी और उन पे जी, तो बहुत चले, आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा इल्जाम आते हैं, ठीक है कि नहीं? जी, बताइए ना। एक इल्जाम तो ये है कि आप एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान रेटरिक की वजह से ये सारी जी, चीजें आप इंस्टिगेट करते हैं। अतर साहब, इस पर मैं ये कहूंगा, एंटी पाकिस्तान यस, मैं रोज 8-10 ऐसे ट्वीट भेजता हूं जो एंटी पाकिस्तान है। एंटी मुस्लिम अगर मैंने कोई भी एक ट्वीट भेजा है, आप मुझे अभी बताइए, आपके पास फोन आपका बजा था, मुझे पता है फोन रखा है। आप स्पेसिफिकली अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी अगर मैंने कोई एक ट्वीट लिखा हो, आप मुझे बताइए, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मसला ये है कि एंटी पाकिस्तान जब आप करते हैं, वही जो वोटर बेस की हम बात कर रहे थे मोदी जी के, जो इतने आर्टिकुलेट नहीं है जैसे आप हैं, जो इतने पढ़े जी, लिखे नहीं है जैसे आप हैं, तो वो कम पढ़ा लिखा तबका, वो जो इतना मैच्योर नहीं है, वो इससे उसको एंटी मुस्लिम सेंस में ले जाता है और उसकी वजह से फिर हम वो प्रॉब्लम्स देखते हैं जो भारत की स्ट्रीट्स पे हैं। एंटी पाकिस्तानी आपने बोला कि क्यों करते हैं, हाँ मैं करता हूं, मैं कबूल करता हूं, पर सब शुरुआत डीजी आईएसपीआर ने करी थी। आप मेरी ट्विटर की हिस्ट्री वैसे देखिए सर। आसिफ आसिफ गफूर की तो तारीफ आपकी अपनी आर्मी के जनरल भी करते हैं कि जिस तरीके से आसिफ गफूर साहब ने ये सारा ऑर्गेनाइज किया आईएसपीआर को। पहले आईएसआई के ऊपर इल्जाम लगता था हर जगह पे, अब जो है आईएसपीआर भी उस लिस्ट में आ गई है। बिल्कुल साहब, आईएसपीआर, देखिए बात यह है कि जो आसिफ गफूर साहब ने करा ना, वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा कर दिया। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के फंड्स इस्तेमाल करके खुद को एक पाकिस्तान में हीरो बना दिया सोशल मीडिया पे। अब जो दूसरे वाले आए हैं वो बिल्कुल चुप हैं, उनकी तरफ से ट्वीट ही नहीं आया, उनका वेरीफाइड ट्विटर हैंडल भी नहीं है। पीस फॉर चेंज का हैंडल था आसिफ साहब का, वो चले गए, उखाड़ा आपके चले गए 40 डिव कमांड करने के लिए, इन्फेंट्री डिव। उन्होंने अच्छा काम करा, मैं मना नहीं कर रहा, उनका काम था, फौजी है, पाकिस्तानी का फौजी है भाई, दुश्मन के खिलाफ हमसे प्यार प्यार थोड़ा ना करेंगे, उनका जो काम है वो प्रोफेशनल काम करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास कोई आईएसपीआर जैसा महकमा नहीं है इंडिया में। हमारे यहाँ एडीजीपीआई है जो आर्मी देखता है। फिर और आप आईएसपीआर के ट्वीट्स देखें आसिफ गफूर साहब के टाइम के, और हमारे एडीजीपीआई के ट्वीट्स देखें, आपको पता लग जाएगा। आईएसपीआर के हर रोज एंटी इंडिया, यहां पे पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा बंदा इंडिया में। तो जब हम लोग परेशान हो गए कि हमारी सरकार ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्यों नहीं कर रही, और मैं वर्ड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बड़ी जिम्मेदारी के साथ अतर साहब इस्तेमाल कर रहा हूं, जब हम परेशान हुए कि हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही, तो हम कुछ दोस्त मिले, हमने
बोला हम लड़ेंगे भारत के लिए, हमें जरूरत नहीं है हमारी सरकार लड़े। अगर आप इंडियंस कंप्लेन कर रहे हैं तो यकीनन आसिफ गफूर ने कुछ ना कुछ तो ठीक किया होगा। नहीं नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको आसिफ गफूर साहब के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो भी करा एज अ प्रोफेशनल सोल्जर करा, ठीक है, और हमारी कोई शिकायत नहीं है। बस मेरी एक शिकायत है, अगर आप डीजी आईएसपीआर से कभी मिले, आप पाकिस्तानी हैं, तो बोलें साहब जो मजा आता था ना गफूर साहब के टाइम पर, वो मजा आना बंद हो गया। अब मैं क्या ट्वीट करूं, मैं आईएसपीआर चुप हो गया, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अभी आई एम मिसिंग आसिफ गफूर साहब। आप वो पोजीशन को आप लेफ्टिनेंट जनरल बनाएं, उनको प्रमोट करके वापस भेजें, कुछ तो मजा है। लाइफ बड़ी हमारी बोरिंग हो गई सब। चले कोशिश करेंगे अगर उनके पास ये पैगाम पहुंच सके। अच्छा, दूसरी बात मेजर गौरव आर्या, आपकी एक वीडियो मैंने भी देखी, बहुत सारे लोगों ने देखी, जिसमें आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दों को यूज किया जाए कराची में, और पाकिस्तान आर्मी की जो कोर वहां पे बेस्ड है, वहां पे जो यूनिट बेस्ड हैं, उसमें जो ऑफिसर्स हैं, उनको टारगेट किया जाए। एक हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है, कभी आप दिल्ली में आएंगे, कभी आपका दिल्ली आना हुआ तो मैं आपको पर्सनली ले जाऊंगा। बी माय गेस्ट सर, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आए, मैं आपको दिखाऊंगा नेशनल वॉर मेमोरियल। पाकिस्तान ने क्या करा कि ट्रेन करे बंदे, अफगान मुजाहिदीन पहले आते थे, मैं जब बॉर्डर पे था मैंने अपनी आंखों से देखा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो मुझे कोई मीडिया या किसी जर्नलिस्ट के कहने की जरूरत नहीं है, राइट। जो टेररिस्ट पाकिस्तान से आए इंडिया के अंदर, उन्होंने किसको मारा? उन्होंने भारतीय फौजियों को मारा। तो मैंने कोई टेररिज्म को बढ़ावा नहीं दिया साहब, मैंने सिर्फ एक रोड मैप दिया कि वो पाकिस्तानी जो आपके लिए कर रहे हैं। मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था, अगर अपनी कोई बीवी बच्चे के साथ जा रहा है, कोई नॉन कॉम्बैटेंट के साथ जा रहा है, आप उनको हाथ ना लगाएं, कोई बात नहीं। मेरी उनसे लड़ाई नहीं है, मेरी आम पाकिस्तानी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई पाकिस्तानी आर्मी के साथ है, मेरी लड़ाई आईएसआई के साथ है। मैंने सिर्फ यह कहा कि 5 कोर है कराची में, आप पैसा दें उनको, जो हायर्ड किलर्स हैं मोटरसाइकिल में जो शूटर हैं कराची के, आप उनको बोलें कि एक मेजर को या कर्नल को इतने इतने रुपए, 5-10 लाख रुपए, पैसे हमारे पास बहुत हैं, इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो आपसे मेरा मतलब है पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे बंदों को टारगेट करा, हम वही पाकिस्तान की तरकीब पाकिस्तान पे अप्लाई कर रहे हैं, बस इतनी सी बात। मसला ये कि पर फिर आप सही तरीके से कर नहीं सके ना, आपके ऑफिसर भी यहाँ पे पकड़े गए, आपका जो दीगर नेटवर्क था वो भी एक्सपोज हो गया, खलबोशन वाला। तो मतलब ये है कि उसमें भी आपने अगर दहशतगर्दों का सहारा लेने की कोशिश की। अजीत डोवल साहब जब से आए हैं, अजीत डोवल साहब का ये कहते हैं कि उनका ये आइडिया था, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि किस तरीके से बलोचिस्तान को हॉट किया जाए, तो लेकिन उसमें उनको बुरी तरह नाकामी हुई। तो ये नहीं आप समझते कि ये चीजें इंडिजिनस होती हैं, आप बाहर से जाके इंपोज नहीं कर सकते। कश्मीर का इल्जाम आप पाकिस्तान पे नहीं लगा सकते जब तक इंडिजिनस सपोर्ट नहीं होगी, एंटी इंडिया फीलिंग नहीं होगी कश्मीर में, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ये रोका एजेंट आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं। क्या आपको लगता है इंडिया 130 करोड़ लोग, $60 बिलियन का डिफेंस बजट, रॉ का अपना अलग सा बजट, आप क्या सोचते हैं एक ही कुलभूषण जाधव होगा? पहली चीज। दूसरी चीज, फेल कैसे हो गया साहब? ये 1 साल 2 साल 5 साल की चीज नहीं होती, ये तो 50-50 साल चलती है चीजें। पाकिस्तान ये सब चीजें इसलिए कर लेता है कश्मीर में क्योंकि वहां पर आर्मी चीफ ने बोलना है मुझे चाहिए, वहां पे इमरान खान साहब, बाजवा साहब को ये नहीं बोल सकते कि जी मेरा मन नहीं है इसमें। अब इमरान खान किसी की नहीं सुनते टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, दूसरी मेजर साहब देखें, आपने इंडिया के बजट की बात की, मिलिट्री बजट की बात की, पाकिस्तान आपके छोटा मुल्क है और पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी जो है वो भारत के मुकाबले में बहुत कम है। उसके बावजूद भारत के सामने खड़ा हुआ है पाकिस्तान, पाकिस्तानी फौज खड़ी है, तो कोई थोड़ा बहुत तो क्रेडिट जाता है ना पाकिस्तान को। नहीं साहब, खड़ी इसलिए है क्योंकि हमने कभी पाकिस्तान पे हमला नहीं करा। आप 27 फरवरी को आए थे ना वो सर, एक मिनट, 27 फरवरी को देखे सुने, ये ना अक्सर पाकिस्तान में होता है, काफी पाकिस्तानी देखें, ये काफी मीम्स बने अभिनंदन के, मैंने भी देखे, हाउस द टी शर्ट करके पता नहीं क्या क्या, तो बड़ी हंसी आती है। मैं पाकिस्तानी जो भाई बहन है मेरे, ज्यादातर जो देख रहे यंग क्राउड ही देखता हूँ, मुझसे तो छोटे उम्र में, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सब 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सरेंडर्ड, हमने एक का मीम नहीं बनाया, हमने आज तक कुछ नहीं बोला। एक अभिनंदन को चाय पिलाई, वहां पर ऐसा बवाल हो गया पाकिस्तान में, चाय पिलाई। अब ठीक है साहब, चाय पिलाई, थैंक यू वेरी मच, चाय पिला दी। फेसबुक पे और दूसरी जगहों पे जो ऑडियंस जिसका आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान की यंगर ऑडियंस है, वो सुनती है, आपको देखती भी है, और कोशिश ये होगी कि हम नफरतें फैलाने के बजाय प्यार और मोहब्बत की बात करें और ऐसा कुछ सिलसिला शुरू करें कि जहां पे दोनों तरफ की जो यंग कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो चीजों को समझें ज्यादा, और नफरत फैलाने के बजाय समझ के ऐसी बातें करें कि जिससे
हालात और दोनों मुल्कों का जो माहौल है वो बेहतर हो। तो मेजर साहब, वंस अगेन मेजर गौरव आर्या, थैंक यू सो मच, लुक आफ्टर योरसेल्फ और स्टे सेफ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेजर साहब। थैंक यू सर।